तो ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फाइट नाइट की प्रिडिक्शन वीडियो, जिधर सबसे पहले अगर इस कार्ड की बात करें तो ये कार्ड इस साल का अमंग द ऑल यूएफसी फाइट नाइट कार्ड्स द बेस्ट कार्ड होगा, जिधर इसका मेन कार्ड पूरी तरीके से स्टैक्ड है और इसका प्रीलिम कार्ड भी काफी बेटर है अगर हम इस कार्ड को बाकी फाइट नाइट कार्ड से कंपेयर करें। इवन इस कार्ड की 2-3 फाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिधर सबसे पहले इस कार्ड की को मेन इवेंट 5 राउंड्स की थी, बट क्योंकि डैन हुकर को इंजरी होगी और वो इस को मेन इवेंट से बाहर हो गया, ये को मेन इवेंट अब 3 राउंड्स का है। बट इसके बाद भी इस कार्ड को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा और ये कार्ड सच में काफी अच्छा है। तो अब इस प्रेडिक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन से, जिधर शॉन ब्रेडी फाइट करने वाला है केल्विन गैस्लम के अगेंस्ट। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट आई थिंक 5 to 7 इयर्स के बाद केल्विन गैस्लम मिडिलवेट डिवीजन से वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर रहा है, जिधर आई एम प्रीटी श्योर कि 170 पाउंड्स बनाने के लिए उसने काफी ज्यादा मेहनत की होगी। आई थिंक केल्विन गैस्लम की एक काफी अच्छी चॉइस थी, क्योंकि एक तो मिडिलवेट डिवीजन में उसकी रीसेंट फाइट्स इतनी अच्छी नहीं जा रही थी और मिडिलवेट डिवीजन के कंपैरिजन में वो काफी अंडरसाइज्ड और शॉर्ट फाइटर रह जाता है, इसीलिए आई थिंक उसका वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करना एक स्मार्ट चॉइस है। अब ये फाइट काफी एक्साइटिंग फाइट है, क्योंकि केल्विन गैस्लम काफी सालों के बाद वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने वाला है। तो एक्चुअली में कोई भी नहीं जानता कि केल्विन गैस्लम कैसे मूव करेगा और उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है इतने ज्यादा वेट को कट करने के बाद। दूसरी तरफ शॉन ब्रेडी है, जो अपनी लास्ट फाइट से पहले अनडिफीटेड था, तो उसने अपने करियर में फर्स्ट टाइम डिफीट ली है अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद। तो ये भी देखना काफी एक्साइटिंग होगा कि वो इस लॉस से कैसे बाउंस बैक करता है। अब शॉन ब्रेडी एक गुड ग्रैपलर है, इसीलिए आई थिंक इस ट्रेनिंग कैंप में केल्विन गैस्लम ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है हेनरी सऊडो के साथ, क्योंकि वो डेफिनेटली चाहेगा कि वो शॉन ब्रेडी के टेकडाउन्स को डिफेंड कर ले और ये फाइट स्टैंडिंग रखे। अब इस फाइट में मेरी ओपिनियन में ग्रैपलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर शॉन ब्रेडी केल्विन गैस्लम को ग्राउंड में लेके चले जाए तो वो फिर केल्विन गैस्लम को सबमिट कर सकता है, क्योंकि अगर हम केल्विन गैस्लम की फाइट में देखें तो टेक डाउन होने के बाद जब वो ट्राई करता है वापस खड़े होने की, तो उसकी नेक ओपन रहती है और शॉन ब्रेडी की सबमिशंस एवरेज हैं, तो वो डेफिनेटली केल्विन गैस्लम को चोक आउट कर सकता है। बट अगर केल्विन गैस्लम इस फाइट को स्टैंडिंग रखे तो आई थिंक केल्विन गैस्लम के चांसेस इस फाइट को जीतने के ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि शॉन ब्रेडी की अगर हम फाइट देखें तो जब शॉन ब्रेडी अनडिफीटेड था तब की फाइट्स या इवन माइकल किएसा और बिलाल मोहम्मद की फाइट, इन सब में एक चीज तुम्हें कॉमन दिखेगी कि शॉन ब्रेडी का डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। शॉन ब्रेडी अपने पंचेस को थ्रो करने के बाद ज्यादा फास्ट नहीं मूव करता है, और अगर उसका ओपोनेंट उसे पंचेस थ्रो करे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो शेल अप हो जाता है और सिर्फ ट्राई करता है सर्कल अराउंड करने की। और बिलाल मोहम्मद की फाइट में भी हमने देखा था कि जब बिलाल मोहम्मद उस पर पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर रहा था तो शॉन ब्रेडी शेल अप होने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। काफी बार उसने अपनी फाइट्स में बीटिंग ली है और केल्विन गैस्लम एक ऐसा फाइटर है जिसके 1-2 पंच कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। केल्विन गैस्लम के पास नेचुरल पावर है हार्ड हिट करने की, तो अगर शॉन ब्रेडी ने अपनी स्ट्राइकिंग के साथ अपनी ग्रैपलिंग को मिक्स नहीं किया तो आई थिंक इस फाइट में कभी भी वो टाइम आ सकता है जिधर केल्विन गैस्लम अपने लेफ्ट स्ट्रेट या फिर उसका बिग पंच जो लेफ्ट हुक होता है उसको लैंड करेगा और शॉन ब्रेडी इस फाइट में बुरी तरह से आउट हो सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि केल्विन गैस्लम के 1-2 पंच कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है, बट उससे भी बेटर उसका लेफ्ट हुक है, क्योंकि केल्विन गैस्लम का लेफ्ट हुक एक ट्रेडिशनल लेफ्ट हुक नहीं है, क्योंकि वो अपने इस लेफ्ट हुक को थ्रो करने के लिए सेंटर लाइन से ज्यादा दूर नहीं जाता। उसका पंच स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन से और फिर उसके बाद वो अपने पंच को हुक में कन्वर्ट कर देता है। एंड अगेंस्ट द फाइटर लाइक शॉन ब्रेडी, जिसकी डिफेंसिव गेम और उसका गार्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर केल्विन गैस्लम मैनेज कर लेता है इन पंचेस को थ्रो करना तो आई थिंक शॉन ब्रेडी के लिए ये गेम ओवर है। सो इसीलिए अगर शॉन ब्रेडी ने अपनी रेसलिंग को मिक्स नहीं किया तो आई थिंक केल्विन गैस्लम इस फाइट को जीतने वाला है, एंड देयरफॉर इस फाइट में मेरी पिक है केल्विन गैस्लम टू विन बाय नॉकआउट। आई थिंक शॉन ब्रेडी अपनी फाइट्स में काफी ज्यादा डैमेज लेता है और इस फाइट में भी अगर केल्विन गैस्लम ने अपने डिस्टेंस को मेजर करके अपने पंचेस को लैंड करना स्टार्ट कर दिया तो आई थिंक शॉन ब्रेडी काफी ट्रबल में पड़ने वाला है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट होने वाली है बैंटवेट डिवीजन की, जिधर रॉब फॉन्ट फाइट करने वाला है डेविसन फिगरेडो के साथ। अब डेविसन फिगरेडो फॉर्मर फ्लाइवेट चैंपियन है और ये फाइट उसकी डेब्यू फाइट रहने वाली है इस बैंटवेट डिवीजन में, जिधर अगेन आई थिंक कि ये डेविसन फिगरेडो का एक स्मार्ट मूव है। आई थिंक डेविसन फिगरेडो की ये राइट चॉइस थी कि वो फ्लाइवेट डिवीजन से बैंटवेट डिवीजन में मूव कर गया है। अब मे बी इधर वो चैंपियन ना बन पाए या मे बी इधर वो नॉकआउट हो जाए, क्योंकि इस डिवीजन में उसके पास साइज एडवांटेज नहीं होगी, बट एटलीस्ट वो इस डिवीजन में ज्यादा हेल्दी है और वो फ्लाइवेट डिवीजन की तरह जिधर वो लिटरली हर वेट कट में डेथ बेड में आ जाता था, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा वेट को कट करना पड़ता था, तो एटलीस्ट वो बैंटवेट
बैंटरवेट डिवीजन में ये चीज नहीं कर रहा है। तो अगर फाइटर्स की बात करें तो रॉब फॉन्ट एक ऐसा फाइटर है जो आई थिंक इस बैंटरवेट डिवीजन में वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स में से एक है, जिसके बॉक्सिंग पंच कॉम्बिनेशंस और उसका स्ट्राइकिंग डिफेंस काफी बेटर है। आई थिंक रॉब फॉन्ट का डिफेंस सच में काफी अच्छा है और यही रीजन है जिसकी वजह से वो अभी तक नॉकआउट नहीं हुआ है। अब क्योंकि रॉब फॉन्ट एक ज्यादा बेटर बॉक्सर की तरह फाइट करता है, तो इसलिए रॉब फॉन्ट का जो सबसे लीथल वेपन है उसके पूरे फाइटिंग में वो है उसकी एबिलिटी बिग जैब्स को थ्रो करने की। रॉब फॉन्ट एक काफी टेक्निकल फाइटर है और डेविसन फिगरेडो के अगेंस्ट उसके पास 3.5 इंच की रीच एडवांटेज होगी, जो स्ट्राइकर्स लाइक रॉब फॉन्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलाई करता है अपने जैब और पंच कॉम्बिनेशंस में। तो अगर उसे ये रीच एडवांटेज मिल रही है तो वो डेफिनेटली ट्राई करेगा कि वो डेविसन फिगरेडो को सेटल ना होने दे, ताकि डेविसन फिगरेडो कभी भी बिग पंचेस को थ्रो ना कर पाए। बट दूसरी तरफ अगर डेविसन फिगरेडो की बात करें तो डेविसन फिगरेडो के पास एक नेचुरल नॉकआउट पावर है, जिधर इवन इस बैंटरवेट डिवीजन में अगर उसने किसी भी फाइटर को अपने बिग पंच से कैच कर लिया तो मोस्ट लाइकली वो उस फाइटर को नॉकआउट कर देगा। अब डेविसन फिगरेडो इस डिवीजन में ज्यादा हेल्दी है एंड ड्यू टू वेट गेन वो इस डिवीजन में और भी ज्यादा पावरफुल होगा। बट इधर डेविसन फिगरेडो को प्रॉब्लम ये आ सकती है कि उसकी खुद की चेन भी इस डिवीजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, स्पेशली उसकी 4 फाइट्स अगेंस्ट ब्रैंडन मोरेनो, जिधर सारी फाइट्स फॉर गई थी। तो डेफिनेटली वो सारी फाइट्स उसकी फाइटिंग एबिलिटी में इफेक्ट डालने वाली हैं। अब डेविसन फिगरेडो जब भी फाइट करता है तो वो अपने ओपोनेंट को प्रेशर करता है, बट इस फाइट में उसे हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिस वजह से वो अपना वाइड फाइटिंग स्टाइल रखता है उससे रॉब फॉन्ट को ज्यादा इजी होगा उसे लेग किक्स थ्रो करने का। और अगर डेविसन फिगरेडो ने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया रॉब फॉन्ट को, तो जस्ट लाइक एड्रियन यानिस की फाइट, रॉब फॉन्ट इस फाइट में भी अपने जैब और पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर सकता है और डेविसन फिगरेडो को बैडली हर्ट कर सकता है। डेविसन फिगरेडो के पास डेफिनेटली वो राइट पंच है जिससे कि वो रॉब फॉन्ट को ट्रबल में डाल सकता है, बट रॉब फॉन्ट का डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ उसके अगेंस्ट स्ट्राइकिंग करके रॉब फॉन्ट के गार्ड को ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल होगा। और आई थिंक ये बात डेविसन फिगरेडो भी जानता है, क्योंकि जस्ट लाइक केविन गैस्टलम, डेविसन फिगरेडो ने भी इस ट्रेनिंग कैंप में ज्यादा टाइम बिताया है हेनरी सोउडो के साथ। रॉब फॉन्ट की अगर हम लास्ट फाइट को देखें तो कोरी सैंडहैगन ने रॉब फॉन्ट को पूरा टाइम ग्राउंड में रखा था और इवन विद ट्राइसेप इंजरी कोरी सैंडहैगन मोस्ट ऑफ द टाइम रॉब फॉन्ट के ऊपर था। रॉब फॉन्ट उस फाइट में ग्राउंड में रहकर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था और ऐसा लग रहा था कि उसके पास ग्राउंड में कोई भी आंसर्स नहीं है। तो ये डेविसन फिगरेडो की डेफिनेटली स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रॉब फॉन्ट को ग्राउंड में लेके जाए। और इवन दो आई डोंट थिंक सो कि कोरी सैंडहैगन की तरह डेविसन फिगरेडो रॉब फॉन्ट को ग्राउंड में होल्ड कर पाएगा, बट वो रॉब फॉन्ट को ग्राउंड में लेके जाने के बाद ट्राई कर सकता है उसे बीट करने की और मे भी सबमिशंस लगाने की, क्योंकि डेविसन फिगरेडो को भी ग्राउंड गेम आती है और उसके सबमिशंस इतने बुरे नहीं हैं। तो जस्ट लाइक प्रीवियस फाइट, इस फाइट में भी बात आती है कि क्या ये फाइट ग्राउंड में जा पाएगी। आई थिंक डेविसन फिगरेडो के पास ज्यादा चांसेस हैं रॉब फॉन्ट को ग्राउंड में लेके जाने के, और इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है डेविसन फिगरेडो टू विन बाय डिसीजन। आई थिंक इस फाइट में डेविसन फिगरेडो को ग्रैपलिंग करनी चाहिए और अगर वो इस फाइट में ग्रैपलिंग कर लेता है तो आई डू बिलीव कि वो इस फाइट में डिसीजन विन ले जाएगा। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट है लाइट वेट डिवीजन की, जिधर ये फाइट एक को मेन इवेंट फाइट है जेलिन टर्नर वर्सेस बॉबी ग्रीन के बीच। तो राइट ऑफ द बैट अगर हम इस मैचअप को देखें तो जेलिन टर्नर के पास मैसिव हाइट और रीच एडवांटेज रहने वाली है बॉबी ग्रीन के अगेंस्ट। इस फाइट में जेलिन टर्नर के पास 5 to 6 इंच की हाइट एडवांटेज होगी और अगर रीच की बात करें तो जेलिन टर्नर के पास 6 इंच की रीच एडवांटेज होगी। जेलिन टर्नर इस डिवीजन के लिए एक बहुत बड़ा फाइटर है एंड आई डोंट नो कि वो 155 में क्यों फाइट करता है, क्योंकि उसके लिए हमेशा लाइट वेट डिवीजन का वेट कट करना काफी मुश्किल रहता है। जेलिन टर्नर ने इस फाइट को शॉर्ट नोटिस में लिया है, तो इस फाइट में उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल रहा होगा वेट को कट करना एंड आई एम नॉट श्योर कि उसका कार्डियो पूरे 3 राउंड्स तक होल्ड कर पाएगा। हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए, बॉबी ग्रीन डैन हुकर के साथ फाइट करने वाला था और वो फाइट होने वाली थी 5 राउंड्स की। इसका मतलब ये है कि बॉबी ग्रीन का कार्डियो ऑन पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि वो 5 राउंड्स की तैयारी कर रहा था और अब फाइट हो रही है 3 राउंड्स की। बट यही चीज अगर हम जेलिन टर्नर की तरफ से देखें तो वो यूजुअली भी अपने 3 राउंड्स की फाइट में लास्ट राउंड में गैस आउट हो जाता है। तो क्योंकि वो ये फाइट एक शॉर्ट नोटिस में ले रहा है, हु नोस कि जेलिन टर्नर का कार्डियो और भी जल्दी खत्म हो जाए। बट इसके अलावा अगर हम इन दोनों फाइटर्स के मैचअप की बात करें तो इस फाइट में फर्स्ट राउंड काफी क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि जेलिन टर्नर के पास डेफिनेटली एबिलिटी है अपने पंचेस से बॉबी ग्रीन को नॉकआउट करने की। बॉबी ग्रीन अब थोड़ा सा ओल्ड भी हो रहा है और उसकी चेन अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, तो अगर जेलिन टर्नर अपनी बिग रीच की एडवांटेज लेकर डिस्टेंस को मेंटेन रखता है और बॉबी ग्रीन के ऊपर पंचेस को लैंड करते रहता है, तो आई डू थिंक कि जेलिन टर्नर बॉबी ग्रीन को नॉकआउट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बॉबी ग्रीन के हैंड्स नीचे रहते हैं, जिधर वो अपनी अपर बॉडी को गार्ड से डिफेंड नहीं करता है, वो अपनी हेड
नेक मूवमेंट पे रिलाई करता है और ड्रू डोबर के अगेंस्ट इसी चीज की वजह से बॉबी ग्रीन नॉकआउट भी हुआ था। तो इस मैचअप में भी अगर बॉबी ग्रीन ने सेम किया जिधर वो अपने हैंड्स को नीचे रखकर फाइट कर रहा है तो जेलिन टर्नर उसे इजीली कैच कर सकता है, क्योंकि एक तो जेलिन टर्नर बहुत बड़ा फाइटर है, उसके पास 6 इंच की रीच एडवांटेज है एंड ऑल्सो जेलिन टर्नर फर्स्ट राउंड में काफी पावरफुल होता है। स्ट्राइकिंग के साथ साथ जेलिन टर्नर कंटिन्यूसली मूव करते रहता है और उसकी लेग किक्स भी काफी अच्छी हैं। तो बॉबी ग्रीन के लिए डिस्टेंस को क्लोज करके अपने खुद के पंचेस को लैंड करना स्पेशली अर्ली राउंड्स में काफी मुश्किल रह सकता है। अगर बॉबी ग्रीन ने डिसाइड किया कि वो स्ट्राइकिंग मैच करेगा जेलिन टर्नर के अगेंस्ट तो बॉबी ग्रीन को काफी मुश्किल हो सकती है जेलिन टर्नर के पंचेस को अवॉइड करके अपने खुद के पंचेस को लैंड करने में। बट अगर बॉबी ग्रीन ने स्मार्ट वे से फाइट की तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि वो जेलिन टर्नर को ग्राउंड में लेके जाए। बॉबी ग्रीन के पास गुड एबिलिटी है टेक डाउन्स करने की, तो अगर वो जेलिन टर्नर को ग्राउंड में लेके जाता है, उसे ग्राउंड में होल्ड करता है, कपल ऑफ पंचेस को लैंड करता है, तो मे भी ऐसा हो कि जेलिन टर्नर और भी जल्दी गैस आउट हो जाए और फर्स्ट राउंड के बाद जेलिन टर्नर स्लो डाउन हो जाए। रिसेंटली बॉबी ग्रीन के पास काफी ज्यादा मोमेंटम है, जिधर वो अपनी फाइट्स को जीत रहा है, वो यंग फाइटर्स के अगेंस्ट भी फाइट्स को जीत रहा है और अपनी लास्ट फाइट में ग्रैंड जॉनसन को नॉकआउट करने के बाद उसने सबको शॉक कर दिया था। अगर ये फाइट शॉर्ट नोटिस में नहीं होती तो मैं इस फाइट में पिक करता जेलिन टर्नर टू विन, बट क्योंकि ये फाइट शॉर्ट नोटिस में है और मैं काफी डाउटफुल हूं जेलिन टर्नर के कार्डियो से, इसलिए इस फाइट में मेरी पिक है बॉबी ग्रीन टू विन बाय डिसीजन। अब आई एम नॉट श्योर कि बॉबी ग्रीन जेलिन टर्नर को ग्राउंड में लेके जाएगा, बट आई डू बिलीव कि अगर ये फाइट फर्स्ट राउंड के आगे चले जाती है तो बॉबी ग्रीन के पंचेस और अच्छे से लैंड होने लग पड़ेंगे, क्योंकि जेलिन टर्नर स्लो डाउन हो जाएगा। तो इस फाइट को बॉबी ग्रीन सेकंड और थर्ड राउंड में जीत सकता है। बट ऑल्सो इसी के साथ गिवन दैट अगर बॉबी ग्रीन जेलिन टर्नर के अगेंस्ट फर्स्ट राउंड सर्वाइव कर लेता है। अब नेक्स्ट फाइट की बात करें तो ये फाइट यूएफसी फाइट नाइट की मेन इवेंट फाइट है, जिधर लाइटवेट डिवीजन फाइटर बेनील दारियुश फाइट करने वाला है अरमान सरूकियन के अगेंस्ट। अब ये फाइट मुझे लगता है कि काफी कंपेटिटिव फाइट है, जिधर एक तरफ है अरमान सरूकियन जिसकी लाइटवेट डिवीजन में रेसलिंग वन ऑफ द बेस्ट है, और दूसरी तरफ बेनील दारियुश है जिसने मैथ्यूज गैमरॉट की फाइट में ये प्रूव कर दिया कि उसका टेक डाउन डिफेंस काफी बेटर हुआ है और उसके पास डेफिनेटली एबिलिटी है अरमान सरूकियन के टेक डाउन्स को डिफेंड करने की। बट ये बेनील दारियुश ने खुद कहा है और इससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं, क्योंकि अरमान सरूकियन और मैथ्यूज गैमरॉट में डिफरेंस ये है कि दोनों की रेसलिंग अच्छी है, बट अरमान सरूकियन की स्ट्राइकिंग भी काफी अच्छी है, जिधर मैथ्यूज गैमरॉट थोड़ा सा लैग कर जाता है। अगर अरमान सरूकियन की स्ट्राइकिंग की बात करें तो उसके पंचेस से ज्यादा मुझे उसकी किक्स थ्रो करने की एबिलिटी ज्यादा बेटर लगती है, स्पेशली जिस वजह से वो लेग किक्स और बॉडी किक्स को थ्रो करता है। एक और चीज जो मुझे अरमान सरूकियन की किक्स में काफी अच्छी लगती है वो ये है कि वो अपनी लीड लेग से भी यानी कि लेफ्ट लेग से भी उतने ही बेटर वे से किक्स को थ्रो कर पाता है जितना वो अपनी राइट लेग से कर पाता है। ऐसे बहुत कम फाइटर्स होते हैं जो अपनी लीड लेग से भी काफी अच्छे से किक्स थ्रो कर पाते हैं और उनमें से एक अरमान सरूकियन है। दूसरी तरफ अगर बेनील दारियुश की बात करें तो बेनील दारियुश की भी बॉडी और लेग किक्स काफी अच्छी हैं, बट इसी के साथ आई बिलीव कि उसके पंचेस ज्यादा बेटर है अरमान सरूकियन से। इस फाइट में हम बहुत ज्यादा किक्स को देखेंगे, जिधर दोनों ही फाइटर्स ट्राई करने वाले हैं एक दूसरे के ऊपर बॉडी और लेग किक्स को थ्रो करने की। अब ये सब जानते हैं कि अरमान सरूकियन की रेसलिंग काफी अच्छी है, बट इसी के साथ उसने अपनी स्ट्राइकिंग को भी डेवलप किया है कि अगर इन केस ओपोनेंट उसके टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेता है तो फिर वो रिलाई कर सकता है अपनी स्ट्राइकिंग में। बट आई थिंक अरमान सरूकियन के फाइटिंग स्टाइल में वीक पॉइंट भी यही है, क्योंकि कभी कभार वो बहुत ही ज्यादा रिलाई करने लग पड़ता है, जिधर वो अपने टेक डाउन्स की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देता है और स्टार्ट कर देता है अपने ओपोनेंट के साथ एक स्ट्राइकिंग मैच। और यही मेरा डाउट है कि अगर बेनील दारियुश ने अरमान सरूकियन के स्टार्टिंग के टेक डाउन्स को डिफेंड कर लिया तो इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि अरमान सरूकियन बेनील दारियुश के साथ एक स्ट्राइकिंग मैच करने लग पड़े, और यही बेनील दारियुश चाहेगा कि वो अरमान सरूकियन के इनिशियल टेक डाउन्स को डिफेंड कर ले, ताकि वो अरमान सरूकियन को फोर्स कर सके उसके साथ स्ट्राइकिंग मैच करने के लिए, जस्ट लाइक मैथ्यूज गैमरॉट। लास्ट फाइट इसका रीजन भी यही था कि अरमान सरूकियन अपनी स्ट्राइकिंग में बहुत ज्यादा रिलाई करने लग पड़ा था, जिधर जोकिम सिल्वा ने इसकी एडवांटेज ली और बेनील दारियुश का लेफ्ट पंच, स्पेशली उसके अपरकट और स्ट्रेट लेफ्ट पंच ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम दी थी मैथ्यूज गैमरॉट को। और इधर भी बेनील दारियुश यही करने की ट्राई करेगा कि जब भी अरमान सरूकियन उस पर टेक डाउन को शूट करे तो वो ट्राई करे अरमान सरूकियन को काउंटर करना लेफ्ट पंच से। बट इसी के साथ जब बेनील दारियुश अपने पंचेस को थ्रो कर रहा होता है तो वो अपनी चिन को कभी कभार ऊपर रखता है, जिसकी वजह से अगर अरमान सरूकियन अपने पंचेस को लैंड कर ले तो बेनील दारियुश के लिए ये वाला गेम प्लान उल्टा भी पड़ सकता है और अरमान सरूकियन बेनील दारियुश को काफी ट्रबल में डाल सकता है। अब बेशक बेनील दारियुश के पंचेस में ज्यादा पावर है, बट इसी के साथ उसके पंचेस थोड़े से स्लो हैं। वेरएज़ अरमान सरूकियन की बात करें तो वो अपने पंचेस को काफी स्पीड थ्रो करता है और वो ज्यादा पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है, जिधर बेनील दारियुश मोस्टली अपने लेफ्ट पंच को थ्रो करता है और काफी कम होता है जिधर बेनील दारियुश हमें पंच कॉम्बिनेशंस थ्रो करता हुआ दिख जाए। ये काफी हार्ड फाइट है प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि मे भी
ऐसा हो सकता है कि अरमान सरूकियन पूरे 5 राउंड्स तक बेनील दारिश को ग्राउंड में डोमिनेट करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट लाइक मैथ्यूज गैमरॉड अरमान सरूकियन ट्राई करता रहे बेनील दारिश को ग्राउंड में लेके जाने का, बट बेनील दारिश उन टेकडाउन्स को डिफेंड कर ले और फीट में अरमान सरूकियन को बीट करे। अरमान सरूकियन के सबमिशंस इतने बड़े थ्रेट नहीं है, तो अगर बेनील दारिश ग्राउंड में गया तो ज्यादातर जो उसे फोकस करना होगा वो करना होगा कि वो कैसे अरमान सरूकियन के पंचेस को डिफेंड करे। बेनील दारिश की स्क्रैम्बल करने की एबिलिटी भी काफी अच्छी है, बट क्या वो ये स्क्रैम्बल एक हाई लेवल रेसलर लेकर अरमान सरूकियन के अगेंस्ट कर सकता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस फाइट में 100% कंफर्म है कि अरमान सरूकियन बेनील दारिश को ग्राउंड में लेके जाने वाला है। ओवरऑल ये फाइट काफी कंपेटिटिव फाइट है, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये फाइट 50-50 लगती है, बट फॉर द प्रेडिक्शन सेक इस फाइट में मेरी पिक है बेनील दारिश टू विन बाय डिसीजन। ये फाइट किसी के भी पास जा सकती है, बट बेनील दारिश मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आई थिंक बेनील दारिश का ये लास्ट चांस होने वाला है अपने टाइटल शॉट की होप्स को बनाए रखने के लिए, तो वो इस फाइट में बहुत ज्यादा कॉशियस होकर फाइट करेगा, जिधर वो ज्यादा ओपनिंग्स नहीं देगा और पूरी ट्राई करने वाला है अरमान सरूकियन के टेकडाउन्स को डिफेंड करने की। अब मैं पूरा इस बात पे काउंट कर रहा हूं कि बेनील दारिश मोस्ट ऑफ द अरमान सरूकियन के टेकडाउन्स को डिफेंड कर ले और कैसे भी करके इस फाइट को एक स्ट्राइकिंग मैच बनाए, जिधर वो फीट में अरमान सरूकियन को बीट करे। बट इस पिक को लेकर मैं जरा भी श्योर नहीं हूं, और इसका कंप्लीटली ऑपोजिट हो सकता है, जिधर अरमान सरूकियन बेनील दारिश को एकदम से ग्राउंड में लेके चले जाए और उसे ग्राउंड में ही फिनिश कर दे। बट स्टिल मैं स्लाइटली एडवांटेज दूंगा बेनील दारिश को, और इसीलिए इस फाइट में मैंने पिक किया है बेनील दारिश टू विन बाय डिसीजन। तो जस्ट अभी मैंने अपनी पिक्स को देखा और एक चीज मैंने नोटिस की कि इस प्रेडिक्शन में मैंने सारे अंडरडॉग्स को पिक किया है। ये आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम किया होगा जिधर मैंने सारे अंडरडॉग्स को पिक किया है। सो लेट्स सी मेरी प्रेडिक्शंस कैसी जाती हैं, क्योंकि इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि मेरी एक भी प्रेडिक्शन सही ना जाए, तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा अगर मेरी एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं गई। बट टू बी ऑनेस्ट ये कार्ड सच में काफी अच्छा है और इस कार्ड को देखने में बहुत मजा आएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।